अस्सलाम वालेकुम। आर्टिकल 19 पीके के साथ मैं हूं ज़ीशान बंगश। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जो इस मुल्क के अंदर एक रवायत डाली गई जो कि आज तक बरकरार है कि जो अवामी लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो अवामी सोच रखने वाले लोग हैं, जो इस मुल्क के अंदर आइन की बहाली की बात करते हैं, आइन को रिस्टोर करने की बात करते हैं, जो इस मुल्क के अंदर एक जो जमहूरी अक़दार हैं उनकी बात करते हैं, हमेशा उनको पाकिस्तान की आवाम के सामने पाकिस्तान का दुश्मन बनाकर पेश क्यों किया जाता है। और ये एक तारीख़ है, ये एक रवायत है कि कभी उनको गद्दारी का कार्ड और कभी करप्शन का जो कार्ड है वो खेला जाता है उनके साथ, कभी उनको आवाम की नज़र में गद्दार बनाकर पेश किया जाता है और कभी उनको आवाम की नज़र में करप्ट बनाकर पेश किया जाता है। ये करप्शन और जो गद्दारी के कार्ड हैं वो तमाम जो अवामी लोग हैं उनके मुकद्दर में आते हैं। वो अब यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि ये जो करप्शन और जो गद्दारी के कार्ड है ये कोई आज की बात नहीं है, ये एक पुरानी रवायत है। जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान जब एक जद्दोजहद के ज़रिए हासिल हुआ तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहन थी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना वो औरत थी कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी थी और ये तहरीक पाकिस्तान के हर अव्वल दस्ते में थी। और इन्होंने जब स्ट्रगल की, पाकिस्तान आज़ाद हुआ और जब इन्होंने देखा पाकिस्तान बनने के बाद कि इस मुल्क को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था जो इस मुल्क के अंदर जो गासिबाना क़ुव्वतें थीं, जब उन्होंने इस मुल्क के आइन को पामाल किया और इस मुल्क को एक गलत तरीके से चलाने की कोशिश की, तो तब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना उनके मुकाबले में आई। और जब अयूब ख़ान जो कि उस वक़्त प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया और जब मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ी और उन्होंने जब इलेक्शन लड़ी तो आपने देखा, अगर आप उस वक़्त के जो अखबारात हैं, जिस वक़्त का प्रेस है, अगर आप वो उठाकर देखें तो उनका कसूर ये था कि वो एक डिक्टेटर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी और उस वक़्त के अखबारात में अयूब ख़ान उनको गद्दार डिक्लेयर करवा चुके थे। और आपको लगता यूँ था कि जिस तरह फ़ातिमा जिन्ना ने इलेक्शन लड़कर बहुत बड़ी गलती की और शायद उन्होंने पाकिस्तान की जो तहरीक थी उसमें हिस्सा लेकर गलती की और सबसे बड़ी गद्दार वही हैं। ये एक टूल है, एक पुराना उनके पास एक कार्ड है जो वो खेलते हैं अवामी लोगों को, पॉलिटिशियंस को, जमहूरियत पसंदों को ज़िद करने के लिए, उनको अवाम की नज़रों में बुरा करने के लिए। उसके बाद अगर आप देख लें तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब उन्होंने आइन की बात की, जब उन्होंने इस मुल्क में जमहूरियत की बात की, तो आप देखिए उनको किस तरीके से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनमें फंसा कर उनको फांसी पर लटका दिया गया। इसी तरह और भी जो पॉलिटिशियंस हैं, अताउल्लाह मेंगल हैं, अकबर बुगटी हैं, उनको गद्दार करार दे दिया गया। और अब आगे देखें, जो बेनज़ीर भुट्टो थी वो सिक्योरिटी रिस्क थी, नवाज़ शरीफ है उनको भी गद्दार करार दे दिया गया। और कभी ये जो कार्ड्स हैं ये चेंज होते रहते हैं, कभी गद्दारी कार्ड, कभी करप्शन कार्ड, ये इस मुल्क का एक वतीरा के सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होते रहते हैं। जब परवेज़ मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क के आइन को पामाल किया और इस मुल्क को अपने तरीके से चलाने की जब कोशिश की तो सबसे पहले उन्होंने नैब का सहारा लिया। एक नैब एक इदारा बना दिया। नैब वो इदारा बनाया कि ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो जायदादें हैं उनका खोज लगाए, ताकि एक प्रॉपर एक जो प्री प्लान तरीके से जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बदनाम किया जा सके और आवाम को दिखाया जा सके कि आपके जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो किस कदर बुरे हैं, किस कदर वो करप्ट हैं, ताकि आवाम का जमहूरियत से और जमहूरी लोगों से एतमाद उठ जाए। उन्होंने भी उस वक़्त ऐसे किया, नैब को इनके पीछे लगा दिया और कभी एक पॉलिटिशियन की जायदाद ज़ब्त हो रही है, कभी दूसरे की, और फिर उनको जिला वतन भी कर दिया, जिला वतन भी हो गया। और उनकी जो जायदादें हैं उनकी खोज लगाने की कोशिश की कि पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ जायदादें छुपाई हुई हैं और क्या क्या इन लोगों ने करप्शन की हुई है, ताकि आवाम को पता चले और एक पूरे एक प्लानिंग के साथ एक पूरा ये एक प्रोपेगेंडा सेट करके इन लोगों को आवाम की नज़र में बुरा भला बनाकर पेश किया जाए। लेकिन अगर आप देखें तो टाइम के साथ साथ जो शायद ये जो बात है ये कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही कि अब जो सियासत की जो डोमेन्स हैं और जो आवाम की सोच है वो टाइम के साथ तब्दील हो रही है। शायद
अब आवाम गद्दारी कार्ड पे और जो करप्शन कार्ड है इसको समझ चुकी हैं कि ये जो कार्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है और इसके पीछे कौन होता है। ये शायद आप एक आम बंदे से भी पूछें तो वो आपको बता देगा कि ये पूरी गेम क्या होती है, क्योंकि आपने इस कार्ड को इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब ये जो कार्ड है ये घिस चुका है, ये पिट चुका है ये वाला कार्ड बिल्कुल भी। लेकिन पहले जो डिक्टेटर्स जब इक़्तिदार में आते थे मार्शल लॉ लगाकर, जो 4 मार्शल लॉ लगाए गए इस मुल्क के अंदर, जब वो इस मुल्क में इक़्तिदार में आते थे और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करते थे तो वो वही कार्ड खेलते थे। लेकिन फिर उन्होंने, अब जो प्लानिंग है वो चेंज हो चुकी है। अब ये जो कार्ड है ये एक मखसूस तरीके से जो कठपुतलियाँ हैं उनके ज़रिए खेला जाता है पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़। अभी आप देखें कि जब इमरान खान को हुकूमत में लाया गया गवर्नमेंट में, तो उनकी ज़ुबान में, उनके मुंह में कुछ अल्फाज दे दिए गए कि आपने इस चीज़ पर खेलना है, और वो ये थे कि करप्शन करप्शन करप्ट। और इमरान खान ने ये कहा कि जो सियासतदान है, ये पीपल्स पार्टी है, ये PMLN है, नवाज शरीफ जरदारी वगैरह, आसिफ जरदारी वगैरह, ये सब लोग जो हैं ये करप्ट हैं और ये इस मुल्क को लूट कर खा गए। और जब बात होती है तो वो कहते हैं जो पिछले 10 साल हैं, यानी कि 2008 तक, मैं उनको एहतसाब करूँगा और मैं ऑडिट करवा रहा हूँ, यानी कि उससे पीछे नहीं जाएंगे। उसके पीछे क्यों नहीं जाएंगे ये आप भी जानते हैं बेहतर और मैं भी जानता हूँ, शायद इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इस दफ़ा जो मनसूबा साज थे उन्होंने इमरान खान को इस्तेमाल किया, एक कठपुतली को बिठा दिया, उसको इस्तेमाल किया कि आप लोगों की ब्रेन वॉशिंग करें और आप इस कार्ड को ज़बरदस्त तरीके से खेलें, और सुबह शाम इमरान खान ये कार्ड खेलते रहे। लेकिन इमरान खान चूँकि एक इंतहाई नाअहल वज़ीर आज़म साबित हुए, उन्होंने इस कार्ड के साथ बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस कोई रखी नहीं। उनकी किसी, अगर आप देखें तो अब आवाम इस कार्ड पे एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब आवाम कहती है कि मुल्क में जो चीनी है वो महंगी है, तो खान साहब आकर कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। आटा महंगा है, चीनी 50 से 120 रुपये पर चली गई, वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। आटा 25 रुपये से 85 रुपये चला गया, कहता मैं NRO नहीं दूंगा। जो गैस की कीमतें हैं वो 300 गुना बढ़ गई, जवाब देते हैं जी मैं NRO नहीं दूंगा। जो कर्ज़े हैं वो 17,000 अरब तक चले गए, कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। ठीक है, इस मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है, जब उसका जवाब मांगा जाता है तो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। इस मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है, कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान के जो दिमाग में और जो उनकी ज़बान में, जो उनके मुंह में कुछ अल्फाज डाले गए, वो कहा गया कि बस आपने ये गर्दान करनी है, बाकी आप छोड़ें, आपका काम नहीं है, आप जस्ट इस चीज़ पर फोकस करें। तो जो भी उनसे बात की जाती है तो यही कहते हैं जी मैं NRO नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। लेकिन परफॉर्मेंस अगर आप देखें उनकी, तो परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल 0/0 है। और इसी वजह से जो उनका एक बयानिया था, जो उन्होंने झूठ बोल बोल कर, एक जो उनके मखसूस जो फॉलोअर्स थे उनकी जो ब्रेन वॉशिंग की थी, ठीक है, अब वो बयानिया उनके फॉलोअर्स में भी वो कम हो रहा है, उसके जो असरात हैं वो कम होते जा रहे हैं, लोग रफ्ता रफ्ता साथ छोड़ते जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जिनके बलबूते पर वो आए हैं या जो भी इनको सपोर्ट करने वाले हैं, आखिर वो कब तक सपोर्ट करें उनको, चूँकि एक पब्लिक रिएक्शन डेफिनेटली सोसाइटी के अंदर मैटर करता है। वो आप किसी भी सोसाइटी में, आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे हैं, वहाँ पे जमहूरियत है या नहीं है, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है उसके असरात होते हैं। बेशक फ़ौरन ना आए या उस तरीके से वो असर ना हो, लेकिन एक टाइम में जाके वो अपना असर दिखाते हैं। और अब डेफिनेटली वो टाइम आ चुका है। इमरान खान ने इस मुल्क को जिस दलदल में धकेल दिया है वो आपके सामने है कि इस वक्त मुल्क के अंदर अफरा तफरी की सूरत हाल है। इवन आप इनके किसी एक वज़ीर से या किसी एक भी इनके मानने वाले से या चाहने वाले से सिर्फ यही सवाल कर दें कि आप इमरान खान हुकूमत का एक कारनामा बता दें, तो उनको उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं होगा। वजह यह है कि जब किया कुछ नहीं है तो बताने के लिए क्या होगा। अगर आप देखें तो इन्होंने शिफ्टिंग कैसे की, जो विजन था इनका, लैपटॉप स्कीम, मेट्रो के बारे में कहते रहे कि जी हम 4 अरब में मेट्रो बना देंगे, इन्होंने 27 अरब में बनाकर पता नहीं 22 अरब की करप्शन कर दिया, यही मेट्रो हम 4 अरब में बना देंगे। और पेशावर मेट्रो का हाल आपके सामने, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है कि 120 अरब में वहाँ पर खड्डे खोदे गए
और वो भी नामुकम्मल, और बसें वो जो वहाँ पे खड़ी हैं वो चलती नहीं हैं। फिर आप देखेंगे इनका विज़न था कि लैपटॉप को छोड़ें, जो आईटी में पाकिस्तान आगे जा रहा था, और यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के जो लोगों को दिए जा रहे थे, और जो तालीम के लिए जो बजट मखसूस था, और जो पैफ एक इदारा बनाया गया जो कि वज़ाइफ देता था लोगों को, इन लोगों ने वो सब कुछ ख़त्म करके आवाम को लगा दिया अंडों के पीछे, मुर्गियों के पीछे, भैंसों के पीछे। और सबसे बड़ी जो इस मुल्क के अंदर जो एक सबसे बड़े इन्होंने एक खेल खेला, वो ये था कि देखिए जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने अवाम की एक ज़हनों में बिठाने के लिए बिल्कुल जज्बाती फ़ैसले किए और बिल्कुल गलत फ़ैसले किए। शायद इनको जो हालात हैं पाकिस्तान के उनको बिल्कुल समझ थी नहीं, जिसका वो इकरार कर भी चुके हैं। गवर्नमेंट में आए तो इन्होंने पहले आके वज़ीर-ए-आज़म हाउस की भैंसें बेचना शुरू कर दी, और भैंसें बेचकर एक हवा बना दी एक कि भाई पता नहीं यहाँ पे जो है ना अब बिल्कुल ऐसी वैसे नहीं होगी, यूनिवर्सिटी बन जाएगी और ये भैंसें बिक गई हैं, वो दूध पीते थे इतना। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि अगर आप किसी पढ़ी लिखी सोसाइटी में ये बातें करें तो डेफ़िनेटली लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि ये मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं, आप लोगों का वज़ीर-ए-आज़म किस तरह का है और ये किस तरह की हरकत हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म एक ऐसी पोस्ट है कि जिसके हाथ में अहम जो कौमी मामलात हैं, दाखिला के, ख़ारजा के, दिफ़ा के, वो सब उसके हाथ में होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वज़ीर-ए-आज़म लगा हुआ है कि शहबाज शरीफ को कब पकड़ना है, ख्वाजा आसिफ़ को कब पकड़ना है, साद रफ़ीक को कब पकड़ना है, और ज़रदारी साहब को कैसे पकड़ना है, जो फ़ज़ल रहमान पे कौन सा केस डालना है। ये सारे इन बातों में मगन हैं, जो कि अल्टीमेटली अगर ये माने या ना माने, ये सब चीज़ें इनको नुकसान पहुँचा रही हैं, और ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रही हैं सब कुछ। और इसका जो इस वक्त जो फ़ायदा है इनको बिल्कुल, इनको तो फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा जो इसका नुकसान भुगत रहे हैं वो पाकिस्तान भुगत रहा है, और पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। अगर आप इस वक्त अगर आप कबूतर की तरह आंखें बंद रखेंगे तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि बिल्ली आपको किसी भी वक्त झपट्टा मार सकती है। इस वक्त आप आम पाकिस्तानी की हालत मालूम करें, अगर आप गली मोहल्ले में जाएं तो लोग शदीद इज़्तिराब का शिकार हैं, और ये इज़्तिराब जो है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक मायूस कुन सूरत हाल है। हर तरफ मायूसी है। इवन आप लोगों को होप नहीं दिला सकते। होप ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल दें चलते और हंसते बसते पाकिस्तान को, और आप फिर कह दें कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, और सबसे ज़्यादा आप घबरा जाते हैं, घबराए होते हैं। आप इतने मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप घबरा जाते हैं, कि आप इतने घबरा जाते हैं कि जब पीडीएम किसी जगह पे जलसा करती है तो आपको अपनी घबराहट छुपाने के लिए कुत्तों के साथ खेलना पड़ता है, और तस्वीरें भी जारी करवानी पड़ती हैं साथ कैमरामैन ले जाके कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। अगर आप परेशान नहीं हो तो आपको शो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वुज़रा इतने घबराए हुए हैं कि अगर पीडीएम गुजरांवाला में जलसा करती है तो आपके वुज़रा को मैच के हाइलाइट्स की जो है तस्वीर वो अपलोड करनी पड़ती है कि भाई हम तो जलसा नहीं देख रहे, हम तो मैच देख रहे हैं। तो तो ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली आपकी घबराहट को शो कर रही हैं कि आप घबराए हुए भी हैं, और आप इस वक्त आपको समझ नहीं आ रही कि आप करें क्या। और वही वो बात थी कि जो आपकी ज़ुबान से निकल गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, और जो है ना कि करना क्या, अभी हम ट्रेन नहीं थे, बगैर ट्रेनिंग के हुकूमत में नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जो आप कंटेनर पर खड़े होकर बुलंद और बांग दावे करते रहे कि मेरे पास एक 300 बंदों की टीम है, और मैं पता नहीं जो है इस मुल्क को सुपर पावर बना दूंगा, और जो मेरे पास टीम है वो किसी के पास भी नहीं है, और बाहर से 200 अरब डॉलर आएंगे। और आपके जो वज़ीर है मुराद सैयद साहब, वो उन्होंने गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि जब इमरान खान हलफ उठाने की देर है उनकी, और 200 अरब डॉलर ठक पाकिस्तान में आके गिरेगा ऐसे, और 100 हम इसके मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर, और 100 अरब डॉलर जो हम इसके मुंह पर मारेंगे। और फिर फैसल वावडा साहब जो जिनका अपनी प्रॉपर्टीज़ के केस चल रहे हैं, और वो उसका जवाब नहीं, उस पर तारीख लेते जा रहे हैं। उन्होंने कहा 1 हफ़्ते की मार है, यहाँ नौकरियों की बहार हो जाएगी, और ठेले वाला वो भी टैक्स देगा, और इतनी नौकरियाँ हो जाएंगी कि मतलब लोग कम पड़ जाएंगे और वो ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब इस तरह के झूठ और मक्कारी तरीके से आपने लोगों को बहलाया हुआ है। पहले आपने कहा 2019 जो है वो बेहतरीन साल होगा, फिर 20 पे, अब आप 21 पे आ गए हैं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। आपको वज़ीर-ए-आज़म बनने का शौक़ था किसी भी तरीके से, और आप किसी भी हद तक जाना चाह रहे थे और आप चले गए। लेकिन आपके इस सारे जो सिस्टम है, इस सारा जो मरला है, आपने जो इक़्तिदार सँभाला, इस सारे का नुकसान अल्टीमेटली पाकिस्तान को हो रहा है।
अभी आपने नैब को लगाया सियासतदानों के पीछे, और देखें कि वहाँ अवाम के टैक्सों से अब लंदन में नैब को 28 मिलियन पाउंड का जुर्माना हो चुका, जो लगभग 4 सवा 4 4 अरब के नज़दीक रकम बनती है। और आप उसी 4 अरब की मेट्रो बनाने की बात करते थे कि हम उस 4 अरब में मेट्रो बना देंगे। तो ये सारा नुकसान पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की आवाम का हो रहा है। आपके जो वज़रा हैं, आप तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन ये जो गरीब आवाम है, जो यहाँ पे पिसा हुआ तबका, उन लोगों ने यहाँ पर रहना, खुदारा उनकी हालत पर रहम करें। अगर आपसे मुल्क नहीं चलता तो आप खुदारा अपने हाथ खड़े करें, आप चले जाएं यहाँ से। आप आखिर यहाँ पाकिस्तान की आवाम को कब तक इस तरीके से पाकिस्तानी आवाम सहती रहेगी? क्या जो पाकिस्तान की आवाम है उसके मुकद्दर में यही जो इस तरह की रुसवाई है वही उसके मुकद्दर में है? खुदारा पाकिस्तान की आवाम पर रहम करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।